Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक की वीडियोस में हमने जो जून 2023 में आपका HP टेट का एग्जाम हुआ था उनके 3 पेपर को डिस्कस कर लिया है, जिनमें थे आपके HP आर्ट्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। उनमें जो उनका साइकोलॉजी सेक्शन था जो 30 क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है अपना जो आपका नवंबर 2022 में जो HP टेट का एग्जाम हुआ था उसको स्टार्ट किया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो आपका नॉन मेडिकल का पेपर है उसको डिस्कस कर लिया है, यानी उसकी साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका HP टेट आर्ट्स का पेपर था जो नवंबर 2022 में रहा था, उसकी साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 23 का पेपर नहीं देखा है उसकी मैंने वीडियोस दी हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो नवंबर 2022 में आए थे और डायरेक्टली रिपीट हुए आपके जून 2023 में। सिलेबस की वीडियो मैंने बना दी है। जिन भी स्टूडेंट ने सिलेबस नोट डाउन नहीं किया है वो जाके उस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगर आपको सिलेबस के बारे में पूरा नॉलेज होगा कि ये सिलेबस है, आपने नोट डाउन किया होगा, तो जो क्वेश्चंस होंगे जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये इस टॉपिक से आया है, ये इस थ्योरी से आया है या इस कंसेप्ट से आएगा, राइट। सो सिलेबस तो आपको जानना बहुत जरूरी है। बाकी 1 बाय 1 हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट्स का पेपर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट HP पटवारी 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो HP स्टडीज उनके लिए एक 4th ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है जो आपका 11 सितंबर को शुरू होगा। ये आपको 60% ऑफ के साथ मात्र 1200 रुपए में मिलेगा। जो भी बच्चे ये बैच लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या कोई भी क्वायरी है तो इस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो के स्टार्ट करें तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर। निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो ऐसा क्या है जो बच्चों के बीच में क्रिएटिविटी लेके आएगा, रचनात्मकता लेके आएगा। तो ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए है टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ गुड एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन टू आस्किंग एवरी लर्नर, emphasizing achievement goals from the beginning of school life, coaching students for good marks in examination। तो क्या है ऐसा बच्चों में क्रिएटिविटी लेके आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। जब आप बच्चों को क्लास में अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, तो जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनमें एक जिज्ञासा आएगी, वो करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमने फिर से क्वेश्चन पूछे, तो ऐसे बच्चे जो हैं क्रिएटिव बनेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a young child respond to a new situation on the basis of response made by him in similar situation as in the past, this is related to। तो एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन है लॉ ऑफ एनालॉजी, यानी अधिगम के सादृश्य का नियम, राइट। नेक्स्ट है आपका द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी has been given by। तो स्मृति का जो सूचना प्रसंस्करण मॉडल है वो किसने दिया है। तो सॉरी एंड टेलफर्ड ने दिया है, कोफ्का एंड कोहलर ने दिया है, मुलर एंड पिल्जेकर ने दिया है, या आपका एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया है। तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका राइट आंसर डी, जो आपका दिया है एटकिंसन और शिफ्रिन ने। तो ये थ्योरीज हैं, जब आप थ्योरीज को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये मॉडल किसने दिया है। जब मॉडल्स को डिस्कस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है रोशाक इंक ब्लो टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो आपका रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण है वो एक किसका उदाहरण है। ऑप्शन है सब्जेक्टिव टेक्निक्स पर्सनालिटी असेसमेंट, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, या आपका नन ऑफ द अबव। तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका व्यक्तित्व मूल्यांकन की
प्रक्षेपण तकनीक यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका कार्ल स्पीयरमैन गिवन बाय रेंडरिंग, जो आपकी प्रतिपादन कार्ल स्पीयरमैन द्वारा किया गया है, कौन सा प्रतिपादन किया गया है आपका स्पीयरमैन द्वारा? ऑप्शन है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या आपका इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में बताया है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद, तो जो आपका जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध है वो आपका किसके साथ है? एडलर के साथ है, फ्रूड के साथ है, जंग के साथ है या लेविन के साथ है? तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आंसर ए, यानी एडलर के साथ आपका संबंध है। किसका संबंध है आपका? कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, समान अव्यय शब्द का संबंध किससे है? ग्रुप इंस्ट्रक्शन से यानी समूह निर्देश से, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से यानी जुड़वा बच्चों के बीच ईर्ष्या से, जेलिसी बिटवीन ट्विंस यानी समरूप परीक्षण प्रश्न से, या सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस यानी अधिगम अंतरण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जो टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स है वो एसोसिएटेड है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से, राइट। आपको अगर आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन के बीच में अगर आपको सही आंसर का पता नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका वो आंसर भी दे दिया गया है। Which one of the following is not part of the operant conditioning procedure? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है इमिटेशन लर्निंग, ओमिशन लर्निंग, रिवार्ड लर्निंग या पनिशमेंट लर्निंग। तो आपका जो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका इमिटेशन लर्निंग, यानी अनुकरण अधिगम जो है वो आपका क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक प्रोसीजर नहीं है या उसका पार्ट नहीं है। बाकी ये थ्री जो है वो आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के क्या है? एक ऑपरेंट कंडीशनिंग के पार्ट्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी जनरली रिलेट्स टू फॉलोइंग डोमेन, तो मनोविज्ञान सामान्यतः मानव क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है आपका जो साइकोलॉजी है? कोग्निशन से है, अफेक्टिव से है, बिहेवियर से, ऑल ऑफ द अबव है, यानी आपका संज्ञान से है, भाव से है, व्यवहार से है या उपरोक्त सभी से है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपकी कोग्निशन की भी स्टडी करती है, वो आपकी अफेक्टिव की भी स्टडी करती है और वो आपके बिहेवियर की भी स्टडी करती है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय सीर अप्रीहेंसिव एंड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अरोजल इज कॉल्ड, तो जो आपका एक मानसिक तनाव की दशा है जिसमें एक भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल रहता है उसको आप क्या कहते हैं? एंजाइटी है, टेंशन है, पीर है या नन ऑफ द अबव है? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका एंजाइटी, यानी जो आपकी चिंता है वो क्या कहती है? आपके फिजियोलॉजिकल जो अप्रोजल है उसको कहा जाता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है आपका ऑल फोर्सेस दैट कॉज ग्रुप मेंबर टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड, यानी वे शक्तियां जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो कहेंसिवनेस, लीडरशिप, मोटिवेशन या अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा कहेंसिवनेस, जो आपका राइट आंसर यानी सुशक्ति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू मैस्लोज व्यू द हाईएस्ट मोटिव्स टू ह्यूमन बिहेवियर इज, तो जो मानव व्यवहार है यानी जो मानव व्यवहार है मैस्लो ने क्या कहा है कि उसका उच्चतम प्रेरणा क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है, लव है, सेल्फ एस्टीम है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी आपके शारीरिक आवश्यकताएं हैं, प्रेम है, आत्मसम्मान है या स्व-वास्तविकीकरण है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है उन्होंने कहा है कि उनका हाईएस्ट मोटिव, तो उनका हाईएस्ट मोटिव वो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर मैं आपको इसके बारे में समझा दूं तो मैस्लो का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, आपका इस तरह से बनाया गया है। मैस्लो का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उन्होंने
5 डिफरेंट उसमें डिवाइड किया है स्ट्रक्चर को। फर्स्ट में आपका आता है फिजियोलॉजिकल, आपका फिजियोलॉजिकल आ गया सबसे पहले में, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ गई आपकी। नेक्स्ट में आपकी आ गई सेफ्टी नीड्स। थर्ड में आपकी आ गई लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, नीड्स। फोर्थ में आपकी एस्टीम्स, ओके, एंड फिफ्थ आ गई आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। सो आपको ऑप्शन, इससे पहले जो आपकी अभी 23 में एग्जाम हुआ था उसमें आपको पूछा था कि इसकी लोअर ऑर्डर में पूछा था आपको, ठीक है, तो लोअर में पूछेंगे तो आपकी फिजियोलॉजिकल आएंगे और सबसे हायर पूछेंगे तो आपकी आ जाएंगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा है हाईएस्ट मोटिव क्या है, एक जो बच्चा है उसका हाईएस्ट मोटिव क्या रहता है, किसी व्यक्ति का हाईएस्ट मोटिव क्या रहता है। जैसे स्टार्टिंग में उसको ये होता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो उनको पूरा करना है। नेक्स्ट उसका होता है कि जो सोसाइटी की नीड्स है, किस सोसाइटी में उसको रहना है तो उसको वैसे वो करना पड़ेगा। थर्ड आपकी लव एंड बिलोंगिंग, इसकी उसको ऐसे रिश्ते भी चाहिए कि लोग उसके साथ प्यार करें या उसके साथ अच्छे से बन के रहें। एस्टीम्स आ जाएगा, फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएगी, जिसमें वो ये समझ लेता है कि दुनिया में अब जो भी चीज़ें हैं वो उससे परे हो जाता है, ठीक है, उसे ये लगता है कि ये चीज़ें सब मोह माया है। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो उसका सबसे हायर मोटिव रहता है, राइट। 13th क्वेश्चन है आपका, इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चर ऑफ। तो जो आपका इड, ईगो और सुपर ईगो है, जिसको हम इदम अहम परहम, किसकी संरचना का है, तो आपका ऑप्शन है माइंड, पर्सनालिटी, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस। यानी आपका है व्यक्तित्व है, कॉन्शियसनेस है या बुद्धि है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपकी पर्सनालिटी। इड, ईगो, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी एक थ्योरी दी है उसमें उन्होंने बात की है इड, ईगो एंड सुपर ईगो की। उन्होंने 3 तरह की इंसान की पर्सनालिटीज बताई है कि इड में व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी डिजायर्स फुलफिल होनी चाहिए, चाहे वो जिस भी तरह से हो, इविल से हो, जैसे भी हो, तो उसकी फुलफिल होनी चाहिए। सुपर ईगो में वो ये कहता है कि नहीं, मेरी वैल्यूज फर्स्ट है, वो अपनी मोरल वैल्यूज को लेकर रहता है कि नहीं, अगर ये मेरे लिए नहीं है तो मैं अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, राइट। ईगो इन दोनों के बीच में बैलेंस का काम करती है, ये कहती है कि अगर आपके लिए जरूरी है तो आपको ये लेने चाहिए, आप किसी अच्छे मेथड के साथ इसको एक्वायर कर सकते हैं, कुछ भी आप, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो करता है ईगो। जब हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये पर्सनालिटी से संबंधित है। और अभी जो आपका एग्जाम हुआ था जून 23 में, उसमें आपको पूछा गया था कि जो कॉन्शियसनेस या कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो ये आपको दे दिए थे कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, इस तरह से, तो वो थोड़ा घुमा लेगा बट क्वेश्चन वही रहता है, राइट। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है अ जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इज रीडिंग। तो जो बच्चे को क्या करना है, पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, तो वो किसका संकेत है, ठीक है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, अमीसिया, फॉरगेटिंग या नन ऑफ द अबव। तो ये दिए हैं इसके ऑप्शंस, और जिस बच्चे को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डिसलेक्सिया। जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जब वो पढ़ते हैं तो जो उनको रीडिंग डिसऑर्डर होता है वो हमारा डिसलेक्सिया में आता है। जैसे कुछ और लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, जैसे आपका कैलकुलेशन आ गया, जिसमें बच्चों को मैथ्स काउंट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आ जाता है आपका डिसकैलकुलिया में आ जाता है। जिन बच्चों को राइट करने में इशू होता है, ठीक है, उनमें आ जाते हैं आपके डिस्ग्राफिया, यानी जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपके आ जाते हैं अपने डिस्ग्राफिया में। कैलकुलेशन वाली जो डिफिकल्टीज होती है वो उन बच्चों में होती है जिनको मैथ्स की कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। और क्वेश्चन में पूछा गया आपका रीडिंग का, तो रीडिंग का जो आता है वो आता है आपका डिसलेक्सिया के साथ, राइट। नेक्स्ट है आपका कोहलर एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी शोज। तो जो आपका कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया था परीक्षण, वो आपका क्या कहलाता है या किस पे बेस्ड था। ऑप्शन है लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय इंसाइट या लर्निंग बाय रिइंफोर्समेंट। यानी हिंदी में
हम इसके ऑप्शंस को देखें तो अनुबंध द्वारा सीखना, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या पुनर्बल द्वारा सीखना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंडीशनिंग की बात जो है वो आपके पैवलोव और स्किनर ने की है, लर्निंग बाय डूइंग की बात, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात आपकी कोलबर्ग ने की है। तो जो आपका कोहलर ने बात की है, जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, जो उन्होंने एक अपना प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो था आपका लर्निंग बाय इनसाइट पे था, राइट। नेक्स्ट है आपका माइंड मैपिंग रेफर्स टू। तो जो आपका माइंड मैपिंग है वो किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन है आपके ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड यानी मन की तस्वीर खींचना, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड यानी मन के कामकाज पर शोध करना, अ टेक्निक टू इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन यानी आपका जो समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक है ये, अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर यानी आपका जो एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना है। तो क्या है माइंड मैपिंग? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ माइंड, कि जब हम किस पर शोध करते हैं, आपके माइंड पर रिसर्च करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? माइंड मैपिंग। ओके, 17th क्वेश्चंस है, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट्स When which of the following field is related to the objective? तो कौन सी एक फील्ड है जो रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी एक शिक्षक जो अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है, जो एक टीचर है जो अपने बच्चों की पोटेंशियलिटी को समझने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करता है, तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव है उसके? तो मीडिया साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी में, एजुकेशन सोशियोलॉजी में या एजुकेशन फिलॉसफी में? तो कौन सी फील्ड में वो इन ऑब्जेक्टिव को समझेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी में जो है वो एक टीचर जो है वो अपने बच्चों की पोटेंशियलिटी को समझेगा, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। 18th क्वेश्चन है, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर टू असेसिंग योर स्टूडेंट्स? तो जो लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी? मैं यहां लिख देती हूँ, सोशियो कल्चरल। तो लेव वाइगोस्की की ये थ्योरी थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार नहीं देखने को मिलते, बट इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी थी, तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी थी, जिसको हम सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं, उनके कौन से मेथड से आप बच्चों को जो है वो असेस करेंगे या करना चाहेंगे? ऑप्शन है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट यानी सहयोगिक परियोजनाएं, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस यानी मानकृतिक जो परीक्षण होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी तथ्य आधारित रिकॉल प्रश्न जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी आप वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के जो प्रश्न है, तो आप कौन से टेक्निक का यूज करेंगे या कौन से मेथड का यूज करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की इन्होंने बात की है। तो इस मेथड से बच्चों को क्या करेंगे? असेस करेंगे, यानी सहयोगी परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, having a diverse classroom with children from varied social, economic, cultural backgrounds enrich the learning experience of all students. This statement is। तो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। तो ये कथन सही है या गलत है? तो हम देखते हैं स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बिकॉज इट कैन कंफ्यूज द चिल्ड्रन एंड दे मे फील लॉस्ट। तो ये बच्चों को क्या कर सकता है? भ्रमित कर सकता है, और बच्चों को क्या कर सकता है? उनको खोया हुआ महसूस कर सकते हैं बच्चे जो हैं। नेक्स्ट है करेक्ट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं जब विभिन्न बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आएंगे, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हों, तो वो क्या करेंगे? अपने पीयर से नई स्किल सीखेंगे। थर्ड है करेक्ट, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, यानी है क्योंकि ये बच्चों को श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कंपटीशन। ये गलत है क्योंकि ये क्लास में क्या करता है? एक प्रतिस्पर्धा
तैयार करता है, तो जो राइट आंसर है आपका इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चों में एक जो पीयर से जो बच्चे स्किल्स लेंगे, वो बच्चों को जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, जो वो कक्षा में एक साथ बैठेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, उनसे अपने साथियों से कई नए कौशल सीखेंगे, वो नई नई चीजों के बारे में सीखेंगे, राइट। 20th क्वेश्चन है, अंकिता कैनॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, कि अंकिता जो है वो स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, हालांकि किसी वयस्क या अपने सहपाठियों मित्रों के मार्गदर्शन में वो ऐसा कर लेती है, तो ये मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लेटरलाइजेशन यानी पार्थीकरण, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग यानी पूर्व संचालन सोच, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग यानी जो स्कैफोल्डिंग का जो निर्माण ढांचा है उससे। तो अंकिता जो है वो खुद से कोई जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकती है, तो बिना किसी अडल्ट या बिना किसी पीर के एब्सेंस के, तो वो कौन सी गाइडेंस कहलाती है, तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जब हम लेव वाइगोस्की की थ्योरी को पढ़ेंगे, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी आपका लेव वाइगोस्की की थ्योरी से ही है। स्कैफोल्डिंग को अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, तो जब बच्चा जो है वो किसी चीज को बिना किसी की मदद के नहीं सीख सकता है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए मुझे डांस सीखना है, ठीक है, मुझे कथक डांस सीखना है। अब क्योंकि मैं खुद से नहीं सीख पा रही हूँ, उसके भी डिफरेंट आप कह सकते हैं सीखने के उनके स्टेप्स होते हैं, तो मैं खुद से नहीं सीख सकती हूँ, तो मुझे किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब मुझे किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी और मैं ट्रेनर से सीखूंगी, तो वो मेरी स्कैफोल्डिंग कहलाएगी, यानी जब मैं किसी की मदद से चीज सीखूंगी। तो क्वेश्चन भी वही है, क्योंकि वो खुद से चीजों को सॉल्व नहीं कर पाती जब तक अडल्ट या पीर की गाइडेंस ना हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिता इज अ विकेरियस रीडर, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग एंटी हर कोर्स बुक्स, शी ऑफन गोज टू लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स ऑन द डाइवर्स टॉपिक्स। हर्षिता डज हर प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट्स भी करती है, इवन इन द लंच ब्रेक, she does not need prompting by her teachers and parents to study for test and seems to truly enjoying learning, she can be best described as, यानी हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है, विकेरियस स्टूडेंट रीडर है, वो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वो अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ती है, राइट। लंच ब्रेक में भी हर्षिता अपने प्रोजेक्ट करती है, उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सीखने में आनंद आता, तो वह एक है क्या, तो क्या आप इसे डिस्क्राइब करेंगे, फैक्ट सेंटर्ड लर्नर है, यानी तथ्य केंद्रित शिक्षार्थी है, टीचर मोटिवेटेड लर्नर यानी शिक्षक प्रेरित शिक्षार्थी है, असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर है यानी आकलन केंद्रित शिक्षार्थी है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है यानी आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी वो इंटरनली मोटिवेटेड है चीजों को करने के लिए, वो एक आप कह सकते हैं कि वो उसकी जो सीखने के प्रति जो उसकी जिज्ञासा है वो अच्छी है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खुद से ही लाइब्रेरी जाती है, बुक्स रीड करती है डाइवर्स टॉपिक्स पे, फिर वो खुद से ही प्रोजेक्ट्स बनाती है इवन लंच ब्रेक में। उसके लंच के मतलब जब क्लास होती है तो उसे प्रॉम्प्टिंग की मतलब टीचर्स के द्वारा उसे प्रॉम्प्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ना ही उसे टेस्ट में या किसी भी चीज में अपने पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है या टीचर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या कहेंगे, तो ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है, राइट। Rajesh never give answer to the questions himself. He encouraged his students to suggest answer, have group discussions and adopt collaborative learning. This approach based on the principle of, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी राजेश जो है वो प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुलझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन है setting the good example of being role model,
रीइंक्लाइनेस टू लर्न, एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसके जो ऑप्शन है, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहता है वो, या रोल मॉडल बनना चाहता है, सीखने की तैयारी, सक्रिय भागीदारी, निर्देशात्मक सामग्री का उचित आपका संगठन। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका रीइंक्लाइनेस टू लर्न, यानी जो बच्चों को वो खुद से सीखने की तैयारी करवाता है कि बच्चे खुद करके सीखें। The way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is called, तो हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ रेगुलेशन, यानी आत्म प्रभावकारिता या आत्म सम्मान, आत्म अवधारणा या स्व विनियमन। तो क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेल्फ कंसेप्ट, जिसमें हम खुद से अपनी कॉम्पिटेंसीज या अपनी एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, को देखते हैं, उनको समझते हैं, तो उनको सेल्फ कंसेप्ट कहा जाता है। 24th क्वेश्चन है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द, कि जो आपका विकास है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो स्टेज ऑफ इन्फेंसी से होती है, प्रीनेटल स्टेज से होती है, यानी शैशवावस्था से होती है, प्रसव पूर्ण चरण से होती है, प्री चाइल्डहुड स्टेज से होती है, पूर्व बचपन चरण से होती है, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज से होती है, या बचपन के बाद के चरण से होती है। तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी प्रीनेटल स्टेज में, जब बच्चा गर्भाधान में होता है तभी से बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसको आप कह सकते हैं वॉर्म टू टॉम, यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, और जब उसकी ये ना बर्थ टू डेथ आप इसको कह सकते हैं कि वो सीखता ही रहता है, उसका विकास होता ही रहता है, चाहे किसी भी स्टेज पे हो या किसी भी तरह हो, बट बच्चे का जो विकास है वो बॉर्न टू टॉम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चों में चरण के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। तो कब होता है? सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे होता है, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे होता है। यानी हम हिंदी में ऑप्शंस को देखें तो संवेदी गामक चरण में होता है, या पूर्व सक्रियात्मक चरण में होता है, औपचारिक सक्रियात्मक चरण में होता है, या मूर्त सक्रियात्मक चरण में होता है। तो बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जो उसमें रीजनिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं जब वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी जब वो उसमें औपचारिक सक्रियात्मक चरण में होता है तब उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल स्किल्स आना शुरू हो जाती है, मतलब फुली डेवलप हो जाती है। उस टाइम पे वो समझने लग जाता है, रीजनिंग एबिलिटीज उसमें आने लग जाती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आने लग जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, तो लीक से हटकर सोच का संबंध किससे है? तो ये आपका है कंसिस्टेंट थिंकिंग यानी निरंतर सोच, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग यानी स्मृति आधारित सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच, या कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी सोच। तो जो आपका इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका डाइवर्ज थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स बच्चा तब सीखता है जब वो डाइवर्जेंट, हम यानी एक चीज पे उसकी थिंकिंग रहती नहीं है, वो खुल के चीजों को सोचना शुरू कर देता है। इसमें आपके आ जाएंगे जो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे, और कन्वर्जेंट में हो जाते हैं जब वो किसी की एक पर्टिकुलर थॉट पर आपने विचार रखता है तो उसको कहा जाता है, इसमें आपके आ जाएंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट से आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिलते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है, उससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब डिटेल में करेंगे तब हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन यानी अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बल क्या है? ठीक है, शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर यानी छात्रों की याददाश्त तेज करता है ये। डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग यानी नई सीख को पुरानी सीख से अलग करता है। मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल यानी छात्रों को एक
दिशा सोच को बढ़ाता है, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर, यानी छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। तो जो आपका क्वेश्चन है, जब आप सीखता है बच्चा, जब वो लर्निंग करता है तो उसमें मोटिवेशन का क्या रोल रहता है, तो वो क्या करता है, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर, यानी छात्रों के बीच में, जो आपके यंग लर्नर्स होते हैं, युवा छात्र होते हैं, उनके बीच में अधिगम के प्रति क्या करता है, रुचि पैदा करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कंसेप्ट, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कंसेप्ट, प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर कमिटेड बाय देम, दिस आइडिया वॉज गिवन बाय। तो जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को करने में सहायता प्रदान करता है, यह विचार दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है ये विचार, थॉर्नडाइक ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, वॉटसन ने दिया है, या वाइगोस्की ने दिया है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने ये आपका स्टेटमेंट दी है, ये विचार दिया है कि जब भी बच्चा कंसेप्ट सीखता है, जब भी वो अवधारणा सीखता है, तो वो क्या होता है कि प्रैक्टिस जो है वो आपकी हेल्प करती है बच्चों को एरर फ्री, मतलब फ्री बनाने के लिए, एरर को खत्म करने के लिए, राइट। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, उसमें भी यही बताया उन्होंने कि बच्चे को जो ट्रायल एंड एरर, मतलब बच्चे को पहले बच्चा त्रुटियां करेगा फिर उससे सीखेगा, यानी जब तक वो गलतियां नहीं करेगा तब वो चीजों के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएगा। 29 क्वेश्चन है आपका, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। तो जो आपकी अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रचारित, कौन प्रचारित करते हैं इसको, यानी कौन प्रमोट करते हैं, तो आपके ऑप्शन है गेस्टाल्ट थ्योरी, आपका गेस्टाल्ट जो सिद्धांतवादी हैं वो करते हैं, पैवलव करते हैं, जीन पियाजे, या आपके लेव वाइगोस्की। तो जो आपके राइट आंसर है वो रहेगा गेस्टाल्ट थ्योरी, जो आपके गेस्टालिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो प्रमोट करते हैं आपके इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 30th। तो क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड बाय। तो पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की चरण है उनके अनुसार संवेदीगामक चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है वो किसके साथ जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, यानी तार्किकता से समस्याओं को हल करने की क्षमता, आपका एबिलिटी टू इंटरप्रेट द ऑप्शंस, यानी विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता। नेक्स्ट आपका कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक मुद्दों में रुचि। और नेक्स्ट है आपका इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी अनुकरण, स्मृति और मानसिक सक्रिय। तो क्वेश्चन पूछा है पियाजे की कौन सी स्टेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पियाजे की थ्योरी है उसकी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चे की स्टेज जो है सेंसरी मोटर वो किसके साथ जुड़ी हुई है। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी अनुकरण, स्मृति और मानसिक सक्रियता के साथ ये आपका जुड़ा हुआ है। तो डी आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। तो मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसे कवर कीजिए। जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी इससे पहले वाली, इस वीडियो के बाद वो उन वीडियोस को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी बच्चे पहली बार एचपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से टॉपिक्स को कवर करना है, या कौन कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से डिटेल में कवर करनी है। कुछ एक थ्योरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी है, जिसमें हमारी जो फर्स्ट थ्योरी है वो है हमारी पियाजे की। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी आपकी आगे स्किनर की। ओके, उसके बाद आपकी वाइगोस्की की। ठीक है, वाइगोस्की की आगे कोहलर की आगे, आपकी कोहलबर्ग की आगे, कोहलर की आगे, कोहलबर्ग की आगे, आपकी स्किनर की आगे। उसके बाद कुछ एक और थ्योरीज हैं, जैसे कोहलबर्ग की आपकी थ्योरी आ गई, वॉटसन की आ गई, हल की आ गई। उसके बाद आपकी
आप कह सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में आपकी जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के पैवलव आ गया। तो पैवलव की तो कुछ एक और थ्योरीज हैं, जब हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में, जहां से आपको हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज है, लर्निंग डिफिकल्टीज से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट पूछेंगे जिन बच्चों में को रीडिंग में डिसऑर्डर है वो कौन सी लर्निंग डिफिकल्टी है। तो इस बार में आप रीडिंग का पूछा था तो हमें पता था कि डिसलेक्सिया है तो हमने उसको टिक कर दिया था। इस तरह से आपको पूछ सकते हैं मैथमेटिक्स डिसऑर्डर, इस तरह से पैडागोगी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको स्टेटमेंट दी होती है, आपको पूछा जाता है कि किसके साथ जुड़ी हुई है। जो ये आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनसे हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर को। तब तक जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को देखें और इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।